वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे कैंट और सुपर एलिवेशन इन रेलवे ट्रैक्स। तो मतलब कि कैंट क्या होता है, ठीक है, वो क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे वो हमारा यूज होता है, इसका फॉर्मूला वगैरह आज हम सब पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या है, सुपर एलिवेशन और कैंट। सुपर एलिवेशन और कैंट ये तीन नाम है इसके, ठीक है, कोई भी नाम आपको आ सकता है, सीए ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। देखो कैंट इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द आउटर एंड द इनर रेल ऑन अ कर्व। देखो कैंट और सुपर एलिवेशन हम कर्व्स पर लगता है, ना कि नॉर्मल जो हमारे पैरेलल ट्रैक्स है या फिर सीधे सिंपल ट्रैक्स है उन पे नहीं लगता, हमेशा कर्व्स पर लगता है कैंट या फिर सुपर एलिवेशन। तो हम यहाँ पे सिर्फ कैंट की बात करेंगे कि सुपर एलिवेशन हमारा नॉर्मल सा नेम है, कैंट हमारा रेलवे इंजीनियरिंग में यूज होता है। तो देखो कैंट इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द आउटर एंड द इनर रेल ऑन अ कर्व। ठीक है, कर्व आप ये याद रखना। इट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेजुअली लिफ्टिंग द आउटर रेल अबव द लेवल ऑफ द इनर रेल। तो देखो इन्होंने कहा था ये हाइट डिफरेंस तो है कि आउटर एंड इनर रेल में, लेकिन कैसे है ये बताया कि बाय ग्रेजुअली लिफ्टिंग द आउटर रेल अबव द लेवल ऑफ द इनर रेल। ठीक है, कि मतलब कि आउटर रेल उठाई जाती है ना कि इनर रेल। आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखो इनर रेल तो नॉर्मल है लेकिन आउटर रेल उठाई गई है, ठीक है ना, ऐसे आउटर रेल उठाई गई है। द इनर रेल इज टेकन एज द रेफरेंस रेल, ठीक है ना, वही है कि इनर रेल तो हमारी रेफरेंस ली जाती है, उसके लेवल से हमें अपनी आउटर रेल उठानी पड़ती है। एंड इज नॉर्मली मेंटेन्ड एट इट्स ओरिजिनल लेवल। तो वही है, इनर लेवल हमारी ओरिजिनल लेवल भी रहती है, बस हमारी आउटर रेल जो होती है वो उठाई जाती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें ऐसे उठा के ऐसे पता चलता है कि इतना सा गैप आपका आ रखा है। ठीक है, बाकी हम आगे की पढ़ेंगे और आपको अच्छे समझ आएगा। देखो ऑब्जेक्टिव और सुपर एलिवेशन। देखो ऑब्जेक्टिव तो आप पैराग्राफ तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमें तो देखो मेन बताना है। तो देखो आपको मैं बताया था, टू एंश्योर अ बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन बोथ रेल्स। तो देखो जब भी हमारे ऐसे टर्न होता है तो देखो ये ना हो कि बाहर वाली रेल पे ज्यादा वेट आ जाए या अंदर वाली रेल पे, इनर रेल पे ज्यादा वेट आ जाए। तो उसके लिए भी ऐसे हम कैन प्रोवाइड करते हैं ताकि सुपर एलिवेशन आए। देखो आप ट्रेन देख सकते हो, देखो पहले तो अभी ये नॉर्मल ट्रैक था, तो देखो आप ट्रेन देखोगे तो कैसे टिल्टेड है ना, तो इससे पता चलता है कि हमने यहाँ पे सुपर एलिवेशन या फिर कैंट हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है देखो टू रिड्यूस द वेयर एंड टीयर ऑफ द रेल्स एंड रोलिंग स्टॉक। तो वही है कि जो हमारे टायर वगैरह होते हैं उनमें वेयर या फिर टीयर ना हो, कोई भी हमारे घिसिट ना हो। जैसे ऐसे ट्रैक के साथ ऐसे होता है ना, जैसे समझो ऐसे ही है हमारा, ये ऐसे एक ट्रैक हो गया। ठीक है, देखो अब यहाँ से जब हमने पढ़ा भी हुआ है ट्रेन रेजिस्टेंसेस में भी पढ़ा हुआ है कि कर्व्स पर कैसे आती है। तो देखो ऐसे टायर ऐसे हमारा सीधा लग जाता है। ठीक है, टायर तो ऐसे आपका कर्व हो नहीं सकता, तो वो बचाने के लिए आपका थोड़ा सा सुपर एलिवेशन दी जाती है। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ लेटरल फोर्सेज। तो लेटरल फोर्सेज का भी इफेक्ट होता है। लेटरल फोर्सेज जो भी हमारे टायर वगैरह पे लगते हैं, ठीक है, लोड की वजह से, या फिर जो हमारे टर्न होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। नेक्स्ट है लास्ट, टू प्रोवाइड कंफर्ट टू पैसेंजर्स। तो देखो सबसे ज्यादा जरूरी तो यही होता है कि टू प्रोवाइड कंफर्ट टू पैसेंजर्स। ठीक है, अगर पैसेंजर ट्रेन है तो हमारे ट्रेन को हमारे क्या होता है कि वो ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, ज्यादा हमारी डिस्टर्बेंस नहीं होती ट्रैक पर, और आराम से इजीली होते हैं ताकि हमारे कंफर्ट बना रहे पैसेंजर्स को। ठीक है, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। देखो इनको आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं एग्जाम पर्पस में तो आप पूरा लिख सकते हो इनको पैराग्राफ बना के, मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए। देखो नेक्स्ट है, देखो टर्म्स रिलेटेड टू कैंट। देखो वैसे तो नॉर्मल कैंट आपको पता है और एक हमारा नेगेटिव नेगेटिव कैंट आएगा, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर भी हमारी कुछ कुछ छोटी छोटी टर्म्स है, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है देखो इक्विलिब्रियम स्पीड। अब इक्विलिब्रियम स्पीड देखो क्या होता है, व्हेन द स्पीड ऑफ अ व्हीकल नेगोशिएटिंग अ कर्व ट्रैक। मतलब नेगोशिएटिंग अ कर्व ट्रैक का मतलब क्या होता है कि वो उसको पता ही ना चले, ऐसी स्पीड पे जाना है कि ऐसे पता ही ना चले कि वो कर्व ट्रैक है, तो उसको ऐसे नेगोशिएट कर दिया। वो सच दैट द स्पीड एट विच द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कंप्लीटली बैलेंस्ड बाय द कैन प्रोवाइडेड। तो वही है कि जो भी हमारा उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी जो लगती है वो बैलेंस हो जाए कैन प्रोवाइड करने से, ठीक है ना। तो वो वाली स्पीड हमारी क्या होती है, इक्विलिब्रियम स्पीड, जहाँ पे हम अपना व्हीकल हमारे आराम से मूव करता है, ट्रेन हमारी आराम से मूव करती है, जो भी हमारे सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं इनको वो पूरा वो करता है, मतलब इस पे स्टेबल होता है सारा कुछ। तो देखो नेक्स्ट आता है देखो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। तो देखो ये क्या होता है, देखो दिस इज द हाईएस्ट स्पीड परमिटेड टू अ ट्रेन ऑन अ कर्व टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द रेडियस। तो देखो पहले तो देखो दिस इज द हाईएस्ट स्पीड परमिटेड टू अ ट्रेन ऑन अ कर्व, ठीक है। तो मतलब कि ये है कि ये हाईएस्ट स्पीड है कि आप टर्न पे ले सकते हो, ठीक है ना, मतलब कर्व पर ले सकते हो या फिर टर्न पे ले सकते हो, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। इससे ज्यादा अगर आप लेते हो तो हमारी ट्रेन वगैरह पटरी से उतर सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये कैसे लेते हैं, देखो इनटू द कंसीडरेशन ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक्चुअल कैंट, कैंट एफिशिएंसी, कैंट एक्सेस एंड द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, सारा कुछ जो हम पढ़ेंगे देखो, तो इन पे डिपेंड करती है हमारी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। तो देखो नेक्स्ट आता है देखो कैंट एफिशिएंसी। देखो इसमें लिखा हुआ है ना कैंट एफिशिएंसी, तो हम वही करेंगे। देखो कैंट एफिशिएंसी क्या है, देखो कैंट एफिशिएंसी सीडी से हम ऐसे करते हैं, occurs when a train travels around a curve at a speed higher than the equilibrium speed। तो कैंट एफिशिएंसी क्या होता है, जो ये इक्विलिब्रियम स्पीड है ना उससे ज्यादा जब ट्रेन मूव करती है उसे हम कहते हैं कैंट एफिशिएंसी। देखो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल कैंट रिक्वायर्ड फॉर सच हाई स्पीड्स एंड द एक्चुअल कैंट प्रोवाइडेड। देखो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी,
जो ये था ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, लेकिन जो ये वाला ना ये हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा ये वाला। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल कैंट रिक्वायर्ड फॉर सच हाई स्पीड्स एंड द एक्चुअल कैंट प्रोवाइडेड, मतलब कि जो हमारा डिफरेंस होगा थ्योरेटिकल कैंट और हमारा एक्चुअल कैंट प्रोवाइड में, तो वो हमारे क्या आता है कैंट एफिशिएंसी देगा। देखो नेक्स्ट आता है कैंट एक्सेस। तो कैंट एक्सेस क्या होता है, देखो कैंट एक्सेस सी ई से होता है। देखो अकर्स व्हेन अ ट्रेन ट्रेवल्स अराउंड अ कर्व एट अ स्पीड लोअर देन द इक्विलिब्रियम स्पीड। देखो इसमें लोअर आ गया, इसमें क्या था स्पीड हाइयर देन द इक्विलिब्रियम स्पीड। तो ये है कि इसका वाइस वर्सा ही होगा, मतलब पूरा उल्टा ही होगा, कैंट एफिशिएंसी का कैंट एक्सेस होगा। देखो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कैंट प्रोवाइडेड एंड द थ्योरेटिकल कैंट रिक्वायर्ड फॉर सच ए लो स्पीड। तो इसका वही हो गया देखो एक्चुअल कैंट माइनस थ्योरेटिकल कैंट। नेक्स्ट आता है देखो कैंट ग्रेडियंट या फिर कैंट डेफिशिएंसी ग्रेडियंट। तो अब ये क्या होता है, देखो दिस इंडिकेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैंट और द डेफिशिएंसी ऑफ अ कैंट इन अ गिवन लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन। ठीक है ना, कि मतलब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का क्या मतलब है कि ग्रेडियंट में बताते हैं। ठीक है ना, ग्रेडियंट भी हमारा यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ 1 in 1000 मींस दैट अ कैंट और डेफिशिएंसी ऑफ कैंट ऑफ 1 mm, ठीक है ना, 1 mm इज अटेन्ड और लॉस्ट इन एवरी 1000 mm ऑफ ट्रांजिशन लेंथ। तो जैसे समझो ऐसे हमारा ग्रेडियंट आ गया, जैसे ऐसे कर्व भी आ गया, ठीक है, और हमारा कोई भी ग्रेडियंट आ गया, पुशर ग्रेडियंट आ गया या फिर आपका राइजिंग ग्रेडियंट आ गया। देखो उसमें आपको क्या बताता है कि वो एक, जैसे यहाँ पे लिखा हो ग्रेडियंट ऑफ 1 in 1000 लिखा होता है, मतलब हर एक कैंट ऑफ 1 mm में हमारा क्या होता है, या फिर ग्रेडियंट अटेन होता है या फिर हमारा लूज होता है। ठीक है ना, तो वो बताता है यहाँ पे, ये इसका मतलब ये होता है कैंट ग्रेडियंट का, कि यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट भी लगता है और हमारा कैंट भी प्रोवाइडेड होता है। नेक्स्ट आता है देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट और कैंट डेफिशिएंसी। तो ये देखो कैंट डेफिशिएंसी इसमें भी आ गया और इसमें भी आया, लेकिन ये थोड़ा अलग है। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट कह लो या फिर और कैंट एफिशिएंसी इसमें कह लो, रेट ऑफ कैंट एफिशिएंसी होता है। दिस इज द रेट एट विच द कैंट एफिशिएंसी इंक्रीजेस व्हाइल पासिंग ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो ये क्या रेट एट विच द कैंट एफिशिएंसी इंक्रीजेस व्हाइल पासिंग ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। देखो इसका रेट का क्या मतलब टाइम हो गया। देखो जैसे a rate of 35 mm per second means that a vehicle will experience a change in cant or cant efficiency of 35 mm in each second of travel over the transition when traveling at the maximum permissible speed। देखो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हमें बता देते हैं कि टाइम पे होता है। ठीक है ना, कि एक सेकंड में देखो 35 mm का हमारा रेट आएगा। ठीक है ना, मतलब कि हमारे कैंट आएगा। ठीक है, हमारा कैंट एफिशिएंसी आएगी, तो उससे हमारा हर एक सेकंड में 35 mm हमारा बढ़ता जाएगा टर्न पर। ठीक है ना, टर्न पर या फिर कर्व पर। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा, तो वो हमारा क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट और कैंट एफिशिएंसी। देखो नेक्स्ट है तो रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व। देखो ये पढ़ना जरूरी है, देखो मैं इसमें भी पढ़ाऊंगा आपको, सेफ स्पीड ऑफ कर्व पे भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो देखो रेडियस ऑफ कर्व इज समटाइम्स रिप्रेजेंटेड बाय द डिग्री ऑफ कर्व ऑफ कर्वेचर। तो जो हमारा रेडियस और डिग्री ऑफ कर्वेचर से हमारा रिप्रेजेंट करा जाता है। तो देखो द डिग्री ऑफ द कर्वेचर डिफाइंड एज द डी एंड द डिग्री ऑफ कर्वेचर इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय 30 मीटर कॉर्ड या फिर 100 फीट भी बोल देते हैं हम। तो देखो ऐसे आप देख सकते हो कि डी हमारा एक एंगल हो गया 30 मीटर की हमारी कॉर्ड पे। तो देखो इसका कैसे फॉर्मूला निकलता है रेडियस का। देखो डी बाई 30, तो मतलब कि एंगल यहाँ पे सबटेंड हुआ डी, ठीक है, और कितने पे हुआ 30 मीटर पे, तो डी बाई 30 हो गया इज इक्वल टू देखो क्या 360 डिग्री। अब हम कहते हैं कि पूरा एक एंगल है, तो मतलब कि ऐसे ही ऐसे पूरा एक एंगल है, तो उसका क्या डिस्टेंस है 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, अगर पूरा सर्कल ही पूरा हो गया तो वो सर्कमफ्रेंस हो गया, तो डी इज इक्वल टू देखो अगर अब यहाँ से सॉल्व करो तो डी इज इक्वल टू 1720 बाई आर। ठीक है, अब यहाँ से हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, रेडियस इधर ले जाओगे डिग्री ऐसे, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं 100 फॉर 2 डिग्री कर्व, रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 1720, देखो रेडियस इधर, डिग्री क्या है हमें 2 डिग्री इज इक्वल टू 860 मीटर। तो ऐसे हमारा रेडियस निकलती है। ये जरूरी है आपको यहाँ पे बताना और सेफ स्पीड ऑन कर्व्स पे भी बताना, क्योंकि इसमें इनके फॉर्मूले में हमारा रेडियस यूज होता है। देखो अब आता है हमारा फॉर्मूला फॉर सुपर एलिवेशन। देखो थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, शायद 10 से 15 मिनट की हो जाएगी, लेकिन प्लीज अच्छे से देखना ये। देखो फॉर्मूला फॉर सुपर एलिवेशन, देखो इसमें क्या होता है, देखो ये हमारे ऐसे गाड़ी है, ठीक है, इस पे हमारा ऐसे वेट लग रहा है, ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी एफ। ठीक है, तो ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, ये हमारे ऐसे, ये जो हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा कैंट प्रोवाइड होता है, सुपर एलिवेशन ये जो प्रोवाइडेड है। ठीक है ना, देखो अब फॉर्मूला क्या बनता है, देखो टेन थीटा, हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो टेन थीटा हमारा क्या आएगा सुपर एलिवेशन ई, ये हमारा सुपर एलिवेशन ई बाई ये जी होगा, गेज होगा। ठीक है ना, गेज, तो ई बाई जी। और टेन थीटा में इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगी एफ डिवाइडेड बाई वेट आ जाएगा जो हमारा ये आ जाता है डब्ल्यू। ठीक है, एफ बाई डब्ल्यू। तो देखो टेन थीटा दोनों इक्वल है, तो हम इन्हें आपस में आमने सामने रख देंगे। देखो इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, तो ई बाई जी इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू। तो हमें तो ई निकालना है। ठीक है, ई हमारा सुपर एलिवेशन है, तो ई इज इक्वल टू एफ इंटू जी बाई डब्ल्यू। ठीक है ना, ई यहाँ पे रहेगा, हमारा जी इधर चला गया, एफ हमने अलग क्यों कर लिया, एफ हमारा सेंट्रीफ्यूगल है, तो इसका भी फॉर्मूला आपको पता ही आता है। देखो डब्ल्यू वी स्क्वायर बाय जी आर, तो डब्ल्यू वी स्क्वायर बाय जी आर हमारा क्या होता है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है। देखो ये तो आपको पता ना, तो ये इससे हमने यहाँ पे डाला तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, तो ई हमारा देखो क्या आता है जी वी स्क्वायर
बाय 127 आर। देखो ये हमारा ई इक्वल टू जी वी स्क्वायर बाई जी आर आता है, लेकिन जी यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो जी को हमने उसको भी नेगोशिएट कर दिया, तो सारा कुछ करके क्या आता है, ई इक्वल टू जी वी स्क्वायर बाई 127 इंटू आर रेडियस, वी हमारा स्पीड होता है, जी हमारा गेज होता है यहाँ पे, ठीक है ना, गेज जी। देखो फॉर्मुला तो आपको पता चल गया सुपर एलिवेशन का, ठीक है। अब आता है मैं नेगेटिव सुपर एलिवेशन। सर अब आप बोलोगे सर आपका न्यूमेरिकल कहाँ है, सर हमें न्यूमेरिकल करना है। देखो न्यूमेरिकल मैंने डाला है सेव स्पीड ऑन कर्व्स पर डाला है, क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिकल होता है सुपर एलिवेशन का, वो हमारा स्पीड के साथ रिलेशन में होता है, ठीक है ना। तो वो फिर मैंने उसमें उस टॉपिक में हमने डाल दिया, उसमें सुपर एलिवेशन का भी क्वेश्चन आएगा, वो सेव स्पीड ऑन कर्व्स का भी आ जाएगा। तो आप उस लेक्चर में देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो आज का लास्ट ये हमारा क्या है, नेगेटिव सुपर एलिवेशन। तो नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है, देखो पॉजिटिव तो कुछ आया नहीं, लेकिन नेगेटिव सुपर एलिवेशन कुछ होता है। तो देखो क्या होता है, व्हेन द मेन लाइन lies on a curve and has a turnout of contrary flexure leading to a branch line, the super elevation necessary for the average speed of trains running over the main line curve cannot be provided। तो इन्होंने क्या बोला, देखो जैसे हमारा कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर होता है, देखो कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर क्या होता है वो आप हमारे देख सकते हैं ट्रैक जंक्शन वगैरह में, उसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो क्या होता है कि दोनों साइड से हमारे ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी निकलती है मेन लाइन से ब्रांच लाइन, लेकिन दोनों कर्व पर भी आगे, ठीक है। अब देखो दोनों कर्व पर आगे, देखो अब मैं ये आपको पूरी इंग्लिश समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाए, मैं आपको सीधा सीधा देसी भाषा में समझाता हूँ, देखो हिंदी में। देखो अब मेन लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, मेन लाइन पे कर्व है, तो मेन लाइन में जो हमारा सुपर एलिवेशन कहती है कि हमारी आउटर लाइन उठनी चाहिए, ठीक है, ये हमारी इनर लाइन हो जाएगी, ये हमारी आउटर लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे खड़े एक तरह के, ठीक है। तो अब देखो ए भी हमारी आउटर लाइन हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मतलब कि ए भी हमारी उठ जाएगी, ठीक है, हमें उठानी पड़ेगी, सुपर एलिवेशन देनी पड़ेगी। लेकिन जब हम ब्रांच लाइन पे आते हो तो हमारी ये वाली लाइन उठनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में आते हैं, देखो ऊपर नीचे आए थे, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो दीज टू कॉन्ट्रेक्टरी कंडीशंस कैनॉट बी मेट विद इन वन लेआउट, ठीक है। तो एक ही लेआउट में ऐसे नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है, देखो इन सच केसेस द ब्रांच लाइन कर्व हैज अ नेगेटिव सुपर एलिवेशन। जो हमारे ब्रांच लाइन में होता है, देखो मेन लाइन को नहीं हम छेड़ते, ब्रांच लाइन जो हमारी होती है उसका नेगेटिव सुपर एलिवेशन आता है, एंड देयरफॉर स्पीड्स ऑन बोथ ट्रैक्स मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड पर्टिकुलरली ऑन द ब्रांच लाइन, ठीक है। तो ब्रांच लाइन पे ऐसी स्पीड हमें कर देनी चाहिए ताकि हमारा जो नेगेटिव सुपर एलिवेशन है उससे हमारी कोई डिरेटमेंट ना हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। देखो ये आपको अच्छे समझा के नेगेटिव सुपर एलिवेशन आप भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश में अच्छे से, यही चीज लिखी है जो मैंने अभी आपको समझाई है। देखो अब हम ये देख लेते हैं कैलकुलेट भी कैसे होती है। देखो अब देखो बहुत ही इजी है कैलकुलेशन इसकी। देखो क्या होता है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर द ब्रांच लाइन कर्व इज फर्स्ट कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। देखो सबसे पहले तो आप सुपर एलिवेशन निकालोगे नॉर्मल, ठीक है, जो हमारी ब्रांच लाइन के लिए आती है, ठीक है, नॉर्मल निकालें। लेकिन देखो नेक्स्ट में हमारा क्या होता है, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ई इज रिड्यूस्ड बाय द परमिसिबल कैंट एफिशिएंसी एंड द रिजल्टेंट सुपर एलिवेशन इज टू बी प्रोवाइडेड। देखो इन्होंने क्या बोला कि जब हमारी जैसे सुपर एलिवेशन आ गई तो उसके बाद हम क्या निकालते हैं, परमिसिबल कैंट एफिशिएंसी भी निकालते हैं, ठीक है। जो हमारी सीडी निकलती है, जो हमारी कैंट एफिशिएंसी निकलती है, उसको हमने सुपर एलिवेशन से माइनस कर देना है। जो हमारे सुपर एलिवेशन से जो माइनस करके हमारा जो एक्स आएगा ना, ये हमारा नेगेटिव सुपर एलिवेशन आता है। देखो अब हम नीचे देखते हैं, वेयर एक्स इज द सुपर एलिवेशन, ये हमारा नेगेटिव सुपर एलिवेशन आता है। ई इज द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन होता है हमारा ई, ये हमने देख लिया पहले। एंड सी डी इज 75 mm फॉर बीजी एंड 50 mm फॉर एमजी। ये कब होता है, जब हमारा कोई भी वैल्यू आपको नहीं दी हुई, मतलब कि आप कैंट एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, कोई भी आपको वैल्यू दी हुई है, तो उसमें क्या होता है 75 mm आपका मैक्सिमम होता है और 50 mm आपका मैक्सिमम होता है एमजी में, 75 आपका बीजी में हो गया, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे 75 डाल दोगे, ठीक है, अगर आपका बीजी गेज है, मतलब कि ब्रॉड गेज है। तो देखो आगे, द वैल्यू ऑफ सीडी इज जनरली हायर देन दैट ऑफ ई। तो उन्होंने कहा कि जो सीडी की वैल्यू हमेशा वो ई से ज्यादा होगी, ठीक है। एंड देयरफॉर एक्स इज नॉर्मली नेगेटिव, तो एक्स नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको आंसर में नेगेटिव नहीं लिखना। क्यों, देखो द ब्रांच लाइन दस हैज अ नेगेटिव सुपर एलिवेशन ऑफ एक्स, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि वो नेगेटिव सुपर एलिवेशन है, लेकिन आपको यहाँ पे माइनस प्रोवाइड नहीं करना। समझो अगर आपका एक्स आंसर आता है, देखो लेट आपको ये माइनस करके आपका कुछ आता है -45 mm आता है, ठीक है, -45 mm आता है, तो आपको माइनस नहीं लिखना है, यहाँ पे सिंपल लिखना है, जैसे ये लिख दिया। अब नेक्स्ट लिखना है आपने कि मतलब ये हमें यहाँ पे नेगेटिव सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी 45 mm की, ठीक है। ये था पूरा आपका देखो नेगेटिव सुपर एलिवेशन, ये हमारा फॉर्मूला। देखो अब ये तो पूरी वीडियो यहीं पे खत्म होती है, क्योंकि मैं सेफ स्पीड ऑन कर्व्स पे करवाऊंगा आपको नेक्स्ट हमारे फॉर्मूला भी, और उस पर आपका ये कैंट और सुपर एलिवेशन पे क्वेश्चन भी, ठीक है। तो अगर आपको देखो एक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सेव इनसाइड को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।